यह बिजली नहीं है। आप बिजली को देख नहीं सकते। आप केवल इसके प्रभाव देख सकते हैं, जैसे कि रोशनी, गर्मी, गति, चुंबकीय क्षेत्र, बहुत महंगे बिल और इलेक्ट्रिक आर्क्स। इस सरल सर्किट को लें जिसमें एक बैटरी, एक स्विच, एक लैंप और इन्हें जोड़ने वाला वायर शामिल है। बैटरी सर्किट में एनर्जी जोड़ रही है और लैंप इसे हटाकर लाइट और हीट में बदल रहा है। हम स्विच को फ्लिप करके इसे नियंत्रित कर सकते हैं। जो हो रहा है वह यह है कि छोटे कण, जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है, वायर के माध्यम से बह रहे हैं। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से लैंप के थ्रू और पॉजिटिव टर्मिनल में प्रवेश कर रहे हैं। वे वास्तव में बहुत ही छोटी दूरी तय करते हैं, लेकिन मैं इसे अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। हम में से कई लोगों को सिखाया गया था कि इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह सिद्धांत दिया था कि इलेक्ट्रिसिटी एक अदृश्य फ्लूइड है। उसने एक ग्लास रॉड को कपड़े से रगड़ा, जिससे उसे झटका लगा। उसने माना कि कपड़ा इस फ्लूइड को और जोड़ रहा था, जिससे यह पॉजिटिव बन गया, जबकि जो व्यक्ति इसे छू रहा था उसके पास कम था, जिससे वह नेगेटिव बन गया। इसलिए उसने अनुमान लगाया कि इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बहती है। स्कूलों ने फिर इस जानकारी को पढ़ाना शुरू किया और आज भी कई इसे पढ़ाते हैं। हम इसे कन्वेंशनल करंट कहते हैं। कुछ साल बाद जोसेफ थॉमसन ने एक कैथोड रे ट्यूब पर प्रयोग किया, जो एक ऐसा उपकरण था जिसमें वैक्यूम के अंदर दो मेटल प्लेट्स थीं। जब इसे पावर दिया गया तो एक अजीब सी किरण दिखाई दी और यह आश्चर्यजनक रूप से नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रही थी। उसने देखा कि एक मैग्नेटिक फील्ड इस किरण की दिशा को प्रभावित कर रहा था। उसने यह भी नोट किया कि जब इसे इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड प्लेट्स के बीच से गुजारा गया तो यह उनके बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव की ओर मुड़ गई। जैसा कि हम जानते हैं, समान चार्जेस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत चार्जेस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसलिए यह किरण नकारात्मक आवेश वाले छोटे कणों से बनी होनी चाहिए, जो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर गति करते हैं। उसने इन कणों को इलेक्ट्रॉन कहा और हम इसे इलेक्ट्रॉन फ्लो कहते हैं। दुर्भाग्यवश बेंजामिन फ्रैंकलिन का अनुमान गलत था। कपड़ा ने ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन्स हटा दिए और वे व्यक्ति से रॉड की ओर जा रहे थे। सामान्य तुलना यह है कि बैटरी एक पंप की तरह होती है, जो करंट को सर्किट के माध्यम से धकेलने के लिए दबाव प्रदान करती है। हम इस इलेक्ट्रिकल प्रेशर को वोल्ट्स की इकाई में मापते हैं। उदाहरण के लिए, यह बैटरी 1.5 वोल्ट प्रदान करने के लिए रेट की गई है और यह वाली 9 वोल्ट के लिए रेट की गई है। पाइप के माध्यम से बहता हुआ पानी उसी तरह है जैसे इलेक्ट्रॉन्स वायर्स के माध्यम से बहते हैं। हम प्रवाह की दर को मात्रा प्रति समय में मापते हैं और करंट को एम्पर्स या सिर्फ एम्प्स में मापते हैं। एक एएमपी बराबर होता है एक कूलोम प्रति सेकंड, जिसका मतलब है कि अगर इस वायर के माध्यम से एक एम्प बह रहा हो तो हर सेकंड इस बिंदु से एक कूलोम का चार्ज गुजर रहा होगा। रॉबर्ट मिलिकन के एक प्रयोग ने इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना की, जो एक बहुत ही छोटा मान है, लेकिन इससे हम यह गणना कर सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं और हम देखते हैं कि एक एम्पियर लगभग 6.2 क्विंटिलियन इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड के बराबर होता है। इसलिए इसे आसान बनाने के लिए हम बस 1 एम्पियर कहते हैं। लैंप सर्किट में रेजिस्टेंस जोड़ रहा है, ठीक वैसे ही जैसे एक पतली पाइप की कोई सेक्शन पानी के प्रवाह को सीमित कर देती है। हम रेजिस्टेंस को ओम्स की इकाई में मापते हैं, तो वोल्टेज वह धक्का देने वाली शक्ति है जो इलेक्ट्रॉन्स को गतिमान करती है और रेजिस्टेंस इसे कठिन बना देता है, जिससे प्रवाहित होने वाले करंट की मात्रा सीमित हो जाती है। लेकिन हम ओम का नियम का उपयोग करके किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस, वोल्टेज या करंट की गणना कर सकते हैं, बशर्ते हमें दो मान ज्ञात हों। तो अगर हम इस सर्किट में करंट को मापते हैं और हमें वोल्टेज पता है, तो हम आसानी से रेजिस्टेंस की गणना कर सकते हैं। इससे हम यह भी निकाल सकते हैं कि कितनी एनर्जी खपत हो रही है। वैसे मैंने ये हैंडी मग्स बनाए हैं जिन पर सभी फॉर्मूले दिए गए हैं, जिससे उन्हें जल्दी और आसानी से उपयोग किया जा सकता है। अगर आप एक लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक देखें। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहां से आ रहे हैं? दरअसल वे पहले से ही वायर में मौजूद होते हैं, हालांकि कुछ बैटरी से भी आते हैं। वायर आमतौर पर कॉपर से बना होता है, जो अनगिनत छोटे कॉपर एटम्स की एक संरचना होती है। एटम्स इतने छोटे होते हैं कि 1 घन सेंटीमीटर कॉपर में 84 अरब से ज्यादा एटम्स होते हैं। तो इस वायर में इससे भी कहीं अधिक होते हैं। एटम 3 कणों का एक समूह होता है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अलग अलग एलिमेंट्स में इन कणों की संख्या अलग अलग होती है। ये सभी एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में सूचीबद्ध हैं और यहां हम कॉपर को देख सकते हैं। मैं बोर मॉडल का उपयोग करके एटम को समझाने जा रहा हूं, लेकिन आप में से कुछ लोग एटम के अधिक सटीक क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल से परिचित होंगे। यह काफी जटिल है
और इस वीडियो के दायरे से बाहर है, इसलिए हम बोर मॉडल का उपयोग करेंगे। यह दिखाता है कि कॉपर एटम के केंद्र में 29 प्रोटॉन्स और 35 न्यूट्रॉन्स होते हैं, जो मिलकर इसका न्यूक्लियस बनाते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियस के चारों ओर अलग अलग ऑर्बिटल शेल्स में 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबसे बाहरी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जो अन्य कॉपर एटम्स में जाने के लिए स्वतंत्र होता है। पर्यावरणीय थर्मल एनर्जी के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स स्वाभाविक रूप से इधर उधर घूमते रहते हैं। वे मोबाइल होते हैं और किसी भी दिशा में यादृच्छिक रूप से चलते हैं। ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स एटम्स से टकराते हैं और आमतौर पर वहीं लौट आते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। कुछ बाएं जाते हैं, कुछ दाएं, इसलिए कुल औसत शून्य होता है। इलेक्ट्रॉन्स का आवेश नेगेटिव होता है और प्रोटॉन्स का आवेश पॉजिटिव होता है। न्यूट्रॉन्स का कोई आवेश नहीं होता। जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी एटम से बाहर निकल जाता है तो उसमें प्रोटॉन्स की संख्या अधिक हो जाती है, जिससे वह पॉजिटिव चार्ज वाला बन जाता है और इसे हम आयन कहते हैं। सभी कॉपर एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन साझा कर रहे होते हैं, इसलिए वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या समान होती है। इस कारण यह बैलेंस्ड रहता है और वायर के अंदर कोई अतिरिक्त चार्ज मौजूद नहीं होता। प्रोटॉन्स का आवेश पॉजिटिव होता है और उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहरी दिशा में रेडियली आउटवर्ड्स इशारा करती हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स का आवेश नेगेटिव होता है और उनकी फील्ड लाइंस अंदर की ओर रेडियली इनवर्ड्स इशारा करती हैं। दो इलेक्ट्रॉन्स या दो प्रोटॉन्स की फील्ड लाइंस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी, लेकिन एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अगर हम बैटरी के प्रत्येक टर्मिनल से एक प्लेट को जोड़ते हैं तो एक तरफ नेगेटिव चार्ज और दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाएगा। यदि आप कल्पना करें कि ये मैग्नेट्स इलेक्ट्रॉन्स हैं और वे अपने प्रोटॉन्स के साथ मिलकर न्यूट्रल चार्ज बना रहे हैं, तो जब बैटरी एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जोड़ती है तो यह उन्हें संकुचित कर देती है, जिससे चार्ज बढ़ जाता है। इसके होने के लिए उन्हें केवल थोड़ा सा स्थानांतरित होना पड़ता है। हम जानते हैं कि मैग्नेट्स अपने मैग्नेटिक फील्ड्स के माध्यम से बिना किसी भौतिक संपर्क के लंबी दूरी तक परस्पर प्रभाव डाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस के साथ भी यही होता है। उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर तक फैलती हैं। हम इसे देख सकते हैं जब इन दो प्लेट्स के बीच हाई वोल्टेज लगाई जाती है, तब ग्रास सीड्स इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ संरेखित हो जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रकट हो जाती हैं। वैसे ये एरोज उस दिशा को दर्शाते हैं जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज गति करेगा। हमारे मामले में हम इलेक्ट्रॉन्स का उपयोग कर रहे हैं जो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, इसलिए वे एरो की विपरीत दिशा में चलते हैं। यह थोड़ा भ्रमित कर सकता है, लेकिन बस याद रखें कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर गति करते हैं। हमारी बैटरी के एक सिरे पर नेगेटिव चार्ज और दूसरे सिरे पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होता है। जब हम एक वायर को जोड़ते हैं तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को वायर के माध्यम से निर्देशित कर सकते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर गति करने में सहायता मिलती है। इलेक्ट्रॉन्स अब भी यादृच्छिक रूप से चलते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वे धीरे धीरे पॉजिटिव टर्मिनल की ओर बहने लगते हैं। जब वे वायर के माध्यम से एक साथ गति करते हैं तो वे वायर के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करते हैं। हम इसे कंपासेस की मदद से देख सकते हैं। हम इसका उपयोग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए करते हैं और यह इलेक्ट्रिक मोटर्स को चलाने में भी काम आता है। तो इलेक्ट्रॉन्स कितनी दूरी तय करते हैं? मान लें कि इस वायर में एक एम्प का करंट बह रहा है। हम ड्रिफ्ट स्पीड की गणना कर सकते हैं, जो 0.1 मिलीमीटर प्रति सेकंड से भी कम होती है। इसका मतलब है कि इस छोटी सी दूरी को तय करने में भी इलेक्ट्रॉन्स को बहुत अधिक समय लगेगा। लेकिन जब मैं स्विच को फ्लिप करता हूं तो लाइट तुरंत जल जाती है। तो इलेक्ट्रॉन्स इतनी धीमी गति से कैसे चलते हैं? अगर आप कल्पना करें, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब हम एक इलेक्ट्रॉन को एक सिरे पर हिलाते हैं तो उसका प्रभाव बहुत दूर और बहुत तेजी से फैलता है। वायर के अंदर एक प्रारंभिक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की पल्स लगभग स्पीड ऑफ लाइट के करीब गति करते हुए वायर में आगे बढ़ती है। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सरफेस चार्जेस के कारण इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे ड्रिफ्ट करने लगते हैं। हम इसे अभी थोड़ी देर में देखेंगे। अगर मैं 1 मीटर का यह रेजिस्टेड वायर लूं तो इसकी रेजिस्टेंस धीरे धीरे वायर की लंबाई के साथ बढ़ती जाती है। वैसे यह सामान्य कॉपर वायर से अलग होता है। हम इसे टोस्टर्स जैसी चीजों में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसकी अधिक रेजिस्टेंस हीट उत्पन्न करती है, जबकि कॉपर वायर्स में लगभग कोई रेजिस्टेंस नहीं होती। अगर हम वायर के सिरों पर 10 वोल्ट्स लगाते हैं तो वोल्टेज धीरे धीरे वायर के साथ कम होती जाती है, लेकिन हर बिंदु पर करंट समान रहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड समान रहती है। तो जब हम वायर को बैटरी से जोड़ते हैं तो कुछ बदलाव होता है। बैटरी में विशेष रूप से चुने गए मटेरियल्स का मिश्रण होता है, क्योंकि वे एक केमिकल रिएक्शन उत्पन्न करते हैं जो एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अब्सॉर्ब करता है और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करता है। कल्पना करें कि केमिकल रिएक्शन एक इलेक्ट्रॉन को खींचता है और उसे एक सिरे पर धकेल देता है। हर बार जब ऐसा होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है और किसी अन्य इलेक्ट्रॉन के पार जाने को और कठिन बना देती है। लेकिन केमिकल रिएक्शन की शक्ति इतनी अधिक होती है कि यह इलेक्ट्रॉन्स को तब तक स्थानांतरित करती रहती है
जब तक कि दोनों बल बराबर न हो जाएं, और फिर यह रुक जाती है। यदि कोई इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो फोर्सेस असंतुलित हो जाते हैं, जिससे केमिकल रिएक्शन एक और इलेक्ट्रॉन को पार कराकर उस संतुलन को बहाल और बनाए रखता है। इन मैग्नेट्स को एक दूसरे की ओर ले जाने के लिए मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी। वे एक दूसरे को रिपेल करना चाहते हैं। केमिकल रिएक्शन को इस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड के विरुद्ध ले जाने के लिए भी एनर्जी की आवश्यकता होती है। हर कूलम चार्ज को स्थानांतरित करने के लिए 1.5 जूल्स की एनर्जी लगती है। यही हमारा वोल्टेज है, जिसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। यह वह दबाव है जिसे बैटरी प्रदान कर सकती है। अन्य केमिकल रिएक्शन अलग अलग वोल्टेज उत्पन्न कर सकती हैं। तो केमिकल रिएक्शन के कारण एक तरफ नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स का संचय हो जाता है और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, जिससे हमें प्रभावी रूप से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल मिलता है। बैटरी के सिरों पर मौजूद यह चार्ज अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा। याद रखें, हमारा रेजिस्टिव वायर अंदर से न्यूट्रल चार्ज रखता है, क्योंकि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का संतुलन बना रहता है। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं होता, इसीलिए कोई करंट प्रवाहित नहीं होता। लेकिन जब इसे बैटरी से जोड़ा जाता है तो बैटरी एक सिरे पर इलेक्ट्रॉन्स को धकेलती है और दूसरे सिरे से उन्हें खींच लेती है। तो इन टर्मिनल्स पर जमा हुआ चार्ज इस रेसिस्टिव वायर की लंबाई के साथ नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर स्थानांतरित होना चाहिए, जिससे एक चार्ज ग्रेडियंट बनता है। चार्ज वायर की सतह पर होता है। हम इसे एक रिंग की तरह समझ सकते हैं। बैटरी के पास कुछ क्षेत्रों में हायर कॉन्सेंट्रेशन होती है, जबकि अन्य जगहों पर लोअर कॉन्सेंट्रेशन होती है, और एक ट्रांजिशन पॉइंट होता है जहां चार्ज नेगेटिव से पॉजिटिव में बदलता है। कल्पना करें कि हमने कॉपर की एक डिस्क ली। इसमें प्रोटॉन्स और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स संतुलित होते हैं, लेकिन अगर हम सेंटर में कुछ इलेक्ट्रॉन्स जोड़ते हैं तो वे अन्य इलेक्ट्रॉन्स को दूर धकेल देंगे और वे केवल सतह तक ही जा सकते हैं। सेंटर में चार्ज संतुलित बना रहता है, इसलिए अतिरिक्त चार्ज को सतह पर जमा होना पड़ता है। अगर हम सेंटर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स हटा दें तो शेष इलेक्ट्रॉन्स के पास अधिक जगह होगी और वे प्रोटॉन्स के कुछ पॉजिटिव चार्ज को उजागर कर देंगे। इससे प्रभावी रूप से हमें एक पॉजिटिवली चार्ज्ड रिंग मिलती है। तो ट्रांजिशन पॉइंट पर हमारे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज रिंग होती है, और किनारों पर हमें सिर्फ 2 रिंग्स मिलती हैं, जो या तो दोनों नेगेटिव होती हैं या दोनों पॉजिटिव, लेकिन एक का चार्ज दूसरे की तुलना में थोड़ा कम होता है। जब भी हमारे पास चार्ज में अंतर होता है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, जो अधिक पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर इशारा करता है। इसलिए इस फील्ड में मौजूद एक इलेक्ट्रॉन को कम नेगेटिवली चार्ज्ड क्षेत्र की ओर धकेला जाएगा। अगर आप कल्पना करें कि एक दूसरे को रिपेल करने वाले इन चार्जेस को पास लाने में एनर्जी लगती है, तो यह एनर्जी उनके बीच के फील्ड में संग्रहित हो जाती है। हम इस एनर्जी का उपयोग अन्य चार्जेस को स्थानांतरित करने के लिए कर सकते हैं। चार्ज ग्रेडियंट पूरे सर्किट के चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, जो इलेक्ट्रॉन्स को गति करने के लिए मजबूर करता है। यह एनर्जी वायर्स के चारों ओर मौजूद चार्ज में संग्रहित होती है। यह रेजिस्टिव वायर समान डायमीटर और समान मटेरियल का बना हुआ है, और हर बिंदु पर करंट भी समान है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड भी समान होनी चाहिए, जो कि सरफेस चार्जेस के कारण उत्पन्न होती है। सामान्य सर्किट में वायर्स की लगभग नो रेजिस्टेंस होती है, और वे लैंप के पतले वायर की तुलना में अपेक्षाकृत मोटे होते हैं। कॉपर वायर में इलेक्ट्रॉन्स आसानी से गति कर सकते हैं, लेकिन पतले लैंप फिलामेंट में उन्हें गति करना बहुत कठिन होता है। इसलिए अधिकतर सरफेस चार्जेस बैटरी टर्मिनल्स पर ही जमा हो जाते हैं, और लैंप फिलामेंट के दोनों ओर कॉपर वायर में बहुत कम ग्रेडियंट की आवश्यकता होती है। मल्टीमीटर का उपयोग करके हम देख सकते हैं कि लगभग पूरी बैटरी वोल्टेज लैंप के पार होती है, जबकि वायर के साथ केवल थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप होता है। अगर आप होज से बहते हुए पानी के बारे में सोचें, तो जब हम इसके सिरे पर अपना अंगूठा रखते हैं तो हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम कर देते हैं, जिससे इस भाग से पानी तेजी से बहने लगता है, भले ही इस बिंदु से पहले और बाद में पानी की मात्रा समान हो। यही प्रक्रिया लैंप के फिलामेंट में इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक मजबूत होता है क्योंकि सरफेस चार्ज ग्रेडियंट अधिक तीव्र होता है, जिससे ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी अधिक हो जाती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा समान रहती है, इसलिए करंट भी समान होता है। मैं अपने कोर्स में इसके पीछे के गणितीय पहलुओं को विस्तार से समझाता हूं, जहां मेरे पास इसे समझाने के लिए अधिक समय है। अगर आप रुचि रखते हैं तो नीचे दिए गए लिंक देखें। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स फिलामेंट के अंदर एटम्स से टकराएंगे और अपनी किनेटिक एनर्जी को लैटिस में स्थानांतरित कर देंगे। इलेक्ट्रॉन्स के लिए यहां से गुजरना बहुत कठिन होता है, इसलिए यह प्रक्रिया बार बार होती रहती है। इलेक्ट्रॉन्स धीमे हो जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड उन्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता रहता है और वे बार बार टकराते रहते हैं। हर कलिजन के साथ फिलामेंट और अधिक गर्म होता जाता है और अंततः
यह इतना गर्म हो जाता है कि यह विजिबल लाइट उत्सर्जित करने लगता है। अब सर्किट में आमतौर पर एक स्विच होता है जिससे यह नियंत्रित किया जाता है कि करंट कब लैंप से होकर प्रवाहित होगा। बैटरी आमतौर पर पहले से जुड़ी होती है और स्विच पॉजिटिव साइड पर होता है। इसका मतलब है कि यह सेक्शन नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाता है और यह सेक्शन पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाता है। इसीलिए हमारे पास वायर के चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, लेकिन वायर के अंदर नहीं, जिससे करंट प्रवाहित नहीं होगा। जब स्विच बंद होता है तो लाइट के पूरी तरह जलने से पहले एक सेकंड के अंश में कई जटिल प्रक्रियाएं होती हैं। मैं संक्षेप में समझाने जा रहा हूं कि क्या होता है। जब स्विच बंद होता है तो स्विच की सतह पर मौजूद चार्जेस आपस में मिलकर एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, जिससे केवल सरफेस चार्ज रिंग्स बचती हैं, जिनमें मजबूत ऑपोजिट चार्जेस होते हैं। यह एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है जो एक इलेक्ट्रॉन को गति करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव रिंग के करीब पहुंचता है, वह रिंग थोड़ा कम पॉजिटिव हो जाती है और नेगेटिव रिंग थोड़ा कम नेगेटिव हो जाती है। इलेक्ट्रॉन्स अब गति करने लगे हैं, जिससे एक मैग्नेटिक फील्ड विकसित हो रहा है और सरफेस चार्ज में परिवर्तन एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न कर रहा है। यह डिस्टर्बेंस पास के नेबरिंग सेक्शंस को प्रभावित करता है, जिससे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स दोनों दिशाओं में वेव की तरह वायर के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। लेकिन सर्किट के अन्य हिस्सों को इस परिवर्तन की जानकारी इस क्षण नहीं होती। इलेक्ट्रिक फील्ड गैप के पार फैलता है और सर्किट में अन्य स्थानों पर सरफेस चार्जेस को प्रभावित करता है, जिससे वहां भी छोटी डिस्टर्बेंस वेव्स और एक मामूली करंट उत्पन्न होता है। जैसे ही ये वेव्स वायर के साथ आगे बढ़ती हैं, वे कुछ ऐसे हिस्सों से टकराती हैं जो आंशिक रिफ्लेक्शन वेव्स उत्पन्न करते हैं। ये वेव्स अन्य वेव्स के साथ इंटरैक्ट करती हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड्स में सरफेस चार्जेस के ग्रेडियंट को स्थापित करने में मदद करती हैं। इससे सर्किट स्थिर हो जाता है और अंततः लाइट जलने लगती है, जबकि पूरे सर्किट में एक कांस्टेंट करंट प्रवाहित होता रहता है। यह सब कुछ उस क्षण में होता है जब हम स्विच को फ्लिप करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इतनी छोटी दूरी तय करते हैं कि वे बैटरी से एनर्जी नहीं ले जा सकते। वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड है जो उन्हें एनर्जी को जरूरी स्थान पर पहुंचाने के लिए तेजी से गति देता है, और यह इलेक्ट्रिक फील्ड तार के साथ स्थित सतही चार्जेस के कारण है।